हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिकुलर फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास रिजिड रोटेटर। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 12 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे। हमने मान लिया कि अपने पास ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है और जो फर्स्ट एटम है मॉलिक्यूल्स का उसका मास हमने m1 मान लिया, जो सेकंड एटम है उसका मास हमने m2 मान लिया और ये एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके पास ओनली रोटेशनल मोशन है। यहाँ पे इसके पास कोई भी वाइब्रेशनल मोशन नहीं है। और दूसरा हमने बोला रिजिड रोटेटर। अब यहाँ पे रिजिड का मतलब होता है कि दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। ठीक है, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे फिक्स होगी। तो रिजिड का मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ इनके बीच में चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगा इस एटम के पास, ओनली ऑन इसके पास रोटेशनल मोशन होगा। कुछ इस टाइप से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो रोटेट करेगा अपने सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिस्टेंस मैंने कितना मान ली, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है वो मैंने यहाँ पे मान ली r0। और ये इसका हमने सेंटर ऑफ मास मान लिया। अब सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट एटम की जो दूरी है वो हमने यहाँ पे r1 मान ली और सेकंड एटम की जो दूरी है वो यहाँ पे हमने r2 मान ली। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो r0 है वो क्या है, r1 प्लस R2 है। ठीक है, तो इस डायग्राम का यूज करके हम जो रिजिड रोटेटर है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसकी थ्योरी में सबसे पहले अपने को क्या लिखना है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लिया कंसीडर द सिंपलेस्ट लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मान लिया जिसके एटम का जो मास है, फर्स्ट एटम का मास m1 मान लिया, सेकंड एटम का मास क्या मान लिया, m2 मान लिया। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो फिक्स है, या फिर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज रिजिड। ठीक है, रिजिड बॉन्ड लेंथ कैन नॉट चेंज, मतलब इन दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो इसके रोटेशनल मोशन के दौरान चेंज नहीं होगी। हालांकि एक हाइपोथेटिकल टर्म है, क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स के पास रोटेशनल मोशन होगा और उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इसकी इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। पर हम यहाँ पे एक आइडियल केस लेके चलते हैं जहाँ पे इस पार्टिकल का जो बॉन्ड है, या सॉरी इस मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे रिजिड है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स शो ओनली रोटेशनल मोशन अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है इसके पास ओनली रोटेशनल मोशन है। ठीक है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पता होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो m1 r1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m2 r2 के इक्वल हो जाएगा। ये किससे लिया हमने, जो डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की जो 11th-12th में आपने पढ़ी है उससे हमने यहाँ पे लिख दिया m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू mr स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट एटम है, फर्स्ट एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो यहाँ पे क्या जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर, और सेकंड एटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं इस पूरे मॉलिक्यूल्स का तो ये क्या जाएगा, I इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस मॉलिक्यूल्स का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको कैलकुलेट करके निकाल और लेते हैं। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या लिखा था, m1 r1 इक्वल टू m2 r2 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये जो r1 का स्क्वायर है इसको कैसे लिख सकता हूँ, m r1 डॉट r1 प्लस इसको r2 को कैसे लिख सकता हूँ, m2 r2 डॉट r2। ठीक है, अब जो m1 r1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 r1 को लिख सकता हूँ मैं m2 r2। तो मैंने यहाँ पे लिखा m2 r2 और साथ में ये r1 एज इट इज प्लस। अब ये जो m2 r2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन की हेल्प से m1 r1 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया m1 r1। ठीक है, ये वाली जो टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो r2 है ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जो r2 r1 है ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो यह आ जाएगा I इक्वल टू r2 r1 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया अपने पास, m2 प्लस m1। ठीक है, तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट नहीं निकला है, क्योंकि अभी अपने पास जो r1 और r2 की वैल्यू है वो अपने पास नहीं है। तो अगला जो टास्क है वो अपना ये है कि हम r1 और r2 की वैल्यू निकालेंगे। तो r1 और r2 की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन का। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे r1 की वैल्यू निकालना चाहूँ या मैं r2 की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो r2 की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से इस r1 को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊँगा तो क्या जाएगा, r0 माइनस r1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास, हम यहाँ पे ये m1 r1 यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हमने, m1 r1 एज इट इज़ लिखा, और ये जो m2 है इसको सेम रखा। r2 की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, r2 की जगह हमने यहाँ पे इस r1 को इधर लेके आए तो ये आ जाएगा r0 माइनस r1। ठीक है, तो ये आ जाएगा r0 माइनस r1। ठीक है,
अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एम आर नोट माइनस एम आर वन, ठीक है। और ये क्या है अपने पास m2 है, ये भी m2 है, ये भी m2 है, इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास m1 r1 चल रहा है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपने पास ये जो m2 r1 है इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास m1 r1 और ये इधर माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा m2 r1 इक्वल टू m2 r0, ठीक है। अब यहाँ से r1 अपने पास बाहर कॉमन निकल रहा है तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये r1 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m2 r0, ठीक है। r1 को यहीं रखता हूँ, इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो r1 इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा m2 r0 और m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ली, r1 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलर अब ये मैंने कैसे निकाला, जो r2 है यहाँ पे r2 है, उस r2 की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, इसको उठा के उस तरफ लेके गया। अगर मेरे को r2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे r1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूंगा और उसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो r2 की जो वैल्यू है वो सिमिलर करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगी अपने पास m1 r0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये अपने पास R2 की वैल्यू आती है। अब जो R1 और R2 की वैल्यू अपने पास आई है इसको कहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आपको एक बार बता देते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये वाली इक्वेशन निकाल ली थी, ठीक है। तो अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो ये वाला आया था। अपने को R2 की वैल्यू निकालनी थी, R1 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने सेंटर ऑफ मास का यूज़ किया। सेंटर ऑफ मास का यूज़ करके हमने ये वाली इक्वेशन लिख दी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे R2 की जगह हमने क्या पुट किया, R0 माइनस R1 पुट किया और उसको सिंप्लीफाई करके R1 और R2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब जो R1 और R2 की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करता हूँ। तो पुट करने के बाद अपने पास क्या जाएगा, ये हमने यहाँ पे R2 की वैल्यू रख दी, ये वाली जो टर्म है ये R1 की वैल्यू है और ये m2 प्लस m1 हमने एज इट इज रखा, ठीक है। अब m1 प्लस m2 से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, मैंने r को बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ये अपने पास क्या होती है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस मास, ठीक है। और रिड्यूस मास को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो इस पूरी टर्म को हमने म्यू रखा और r स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमने ये जो डायाटॉमिक रिजिड रोटेटर है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब जो अपने पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है इसकी टोटल एनर्जी कितना है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी इसके पास कितना होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब अगर मैं इस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, ये वाला मेरे पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है इसकी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहने वाली है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहने वाली है। क्यों, क्योंकि इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, फिक्स है। बॉन्ड लेंथ फिक्स होने के कारण इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगी, जीरो, ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूं इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सा लेके चलेंगे, एक तो अपने पास नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रोटेशनल मोशन में है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हम यूज करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर पोटेंशियल एनर्जी की दोनों की वैल्यू पुट करके मैं टोटल एनर्जी यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे जीरो को रख दी क्योंकि जो बॉन्ड है वो क्या है, रिजिड है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई करवा दूँ, आई से डिवाइड करवा दूँ तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब आई ओमेगा और कंप्लीट का होल स्क्वायर ये क्या होता है अपने पास, जे होता है, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, जे स्क्वायर पुट कर दिया। आई ओमेगा अपने पास क्या होता है, आई ओमेगा होता है अपने पास जे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जे स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आई हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये जो जे स्क्वायर है टोटल एंगुलर मोमेंटम इसकी वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू कितनी होती है अपने पास, ये आती है जे इंटू जे प्लस 1 और एच कट स्क्वायर, ठीक है। एच कट स्क्वायर यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की और एच कट की जो वैल्यू होती है अपने पास वो h/2 पाई होती है, ठीक है। तो जे स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, जो एच कट स्क्वायर है इस एच कट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। एक एच कट क्या होता है अपने पास, h/2 पाई होता है, तो एच कट स्क्वायर कितना हो जाएगा, h²/4 पाई का स्क्वायर। और बाकी की जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज रखी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और इसको तो हमने 8 लिख दिया, पाई स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, आई यहाँ पे एज इट इज और जो ऊपर वाली टर्म है वो सेम, ठीक है। अब मैं इसको जो सी है सी से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, सी से डिवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सी से मल्टीप्लाई करवा दिया और सी से डिवाइड करवा दिया तो एक एच सी यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एक एच सी को तो मैं साथ में लिख लूंगा और जो एक एच है इसको मैं बाहर लिख लूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे यही किया है और बाकी इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है।
यहाँ पे सी और आएगा इसके साथ में, यहाँ पे सी, क्योंकि सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब सी से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये वाली जो टर्म है, मैंने एक एच को बाहर लिख लिया सी के साथ, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है, इस कंप्लीट टर्म को मैंने एक बी से लिख दिया। और बी क्या है, यहाँ पे रोटेशनल कॉन्स्टेंट है, जे इंटू जे प्लस वन। यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज, इसको बी से लिख दिया। और एच सी यहाँ पे एज इट इज, बी को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया रोटेशनल कॉन्स्टेंट। ये यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, एनर्जी निकाल ली ई जे, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग स्टेट की एनर्जी यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जे इक्वल टू मैं जीरो पुट करता हूँ, जे इक्वल टू मैं जीरो पुट करूँगा तो मेरे पास किसकी एनर्जी आ जाएगी, ई नोट की एनर्जी आ जाएगी। जे इक्वल टू वन पुट करूँगा तो मेरे पास ई वन की एनर्जी मिलेगी। जे इक्वल टू टू पुट करूँगा तो मेरे को किसकी एनर्जी मिलेगी, ई टू स्टेट की एनर्जी मिलेगी। जे इक्वल टू थ्री पुट करूँगा तो मेरे को थ्री स्टेट की एनर्जी मिल जाएगी। और यहाँ पे जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे अपने को, जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा जे की, तो वो इक्वली स्पेस नहीं होगी जैसे वाइब्रेशनल में होता था। यहाँ पे जो स्पेसिंग होगी लाइंस की, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अगला जो अपना टास्क है वो यहाँ पे यही है कि मैं जे इक्वल टू एक बार जीरो पुट करूँगा, एक बार वन पुट करूँगा, एक बार टू पुट करूँगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जे की अलग अलग वैल्यू पुट करी। जब मैंने जे इक्वल टू जीरो पुट किया उस पहले वाले इक्वेशन में, तो ई नोट की वैल्यू कितना आती है अपने पास, जीरो। जे इक्वल टू वन पुट करता हूँ तो ई वन की वैल्यू कितना मिलेगी अपने को, 2BHC, ठीक है। उसके बाद J2 की वैल्यू पुट करता हूं तो E2 की वैल्यू मिलेगी, और E2 की वैल्यू कितना मिलेगी अपने को, 6BHC, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट करके भी आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार जे इक्वल टू वन पुट करता हूँ, तो जे इक्वल टू वन पुट करूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, E1 मिलेगा। यहाँ पे कितना, वन, और यहाँ पे वन प्लस वन, ठीक, और साथ में BHC, तो ये आ जाएगा अपने पास 2BHC। तो हमने यहाँ पे यही निकाल रखा है 2BHC, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है ये इक्वली स्पेस नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रोटेशनल एनर्जी लेवल आर नॉट इक्वल स्पेस। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ सिलेक्शन रूल की, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन रूल हो जाएगा अपने पास प्लस माइनस वन। अब हम देखते हैं कि दो स्टेट के अंदर हमने पहली जो स्टेट मान ली, वो स्टेट क्या है अपने पास, स्टेट जे है। और जे स्टेट से जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, जे प्राइम स्टेट से ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। तो अभी अभी हमने जे की वैल्यू निकाली है। जे की वैल्यू क्या थी अपने पास, जे इंटू जे प्लस वन, और साथ में क्या था अपने पास, BHC। ये हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली। मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, एक स्टेट एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन हो रही है। तो हमने एक जो स्टेट है वो क्या मान ली, यहाँ पे एक EJ स्टेट मान ली, और दूसरा हमने क्या मान ली, EJ प्राइम स्टेट मान ली, ठीक है। तो अपने को ये देखना है कि यहाँ पे ट्रांजिशन किस टाइप से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, जो EJ की वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू तो यही रहेगी ई की, ठीक है। और EJ प्राइम की वैल्यू में क्या आ जाएगा अपने पास, जे की जगह प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास EJ प्राइम माइनस EJ, और EJ की वैल्यू क्या, EJ प्राइम की वैल्यू क्या है अपने पास, जे प्राइम प्लस वन, और साथ में BHC माइनस का साइन। और EJ की वैल्यू रखूँगा तो क्या जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास जे इंटू जे प्लस वन, और साथ में BHC, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो BHC इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा जे प्राइम प्लस वन माइनस जे इंटू जे प्लस वन, और साथ में हमने ये जो BHC है इसको बाहर निकाल लिया। और ये क्या है, दो स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो एनर्जी देते हैं वो हम किसकी फॉर्म में देते हैं, फोटोन की फॉर्म में देते हैं। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू H न्यू होती है। तो यहाँ पे दो स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस हमने क्या मान लिया, H न्यू मान लिया। और न्यू की वैल्यू क्या होती है अपने पास, न्यू होता है C/λ इक्वल टू ये वाली कंप्लीट टर्म हम यहाँ पे एज इट इज जे प्राइम, और जे प्राइम प्लस वन माइनस जे प्लस वन, और BHC। अब अगर मैं इस HC को उठा के इस तरफ लेके आऊँ तो ये HC वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 1/λ, और जो 1/λ है इसकी वैल्यू क्या होती है, वेव नंबर। 1/λ को हम क्या बोलते हैं, न्यू बार बोलते हैं। और न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है। और आगे ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे मैं एज इट इज रखता हूँ, ये आ जाएगी जे प्राइम इंटू जे प्राइम प्लस वन माइनस जे इंटू जे प्लस वन, और इंटू में ये P यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने पास ये जो जे प्राइम है, जे प्राइम की जगह हम रख देते हैं जे प्लस वन। अब जे प्लस वन रखूँगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यू बार वेव नंबर इक्वल टू, ये आ जाएगा जे की जगह क्या रख रहा हूँ यहाँ पे जे प्लस वन, ठीक है। और जे प्राइम की जगह रख रहा हूँ, जे प्राइम यहाँ पे भी है तो ये आ जाएगा जे, और एक यहाँ पे तो ये आ जाएगा +2, ठीक है। माइनस में ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज जे इंटू जे प्लस वन, और साथ में जो P है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जे प्लस वन यहाँ से मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा जे प्लस वन मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया अपने पास जे प्लस टू, ठीक है, और माइनस जे यहाँ पे, और इन सब के बाहर क्या है अपने पास B है। और इस जे से एक सेकेंड, यहाँ पे भी जे आएगा,
ठीक है। इस वाले जैसे ये वाला जे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यू प्राइम इक्वल टू, ये 2 आगे लिख लेता हूँ मैं, जे प्लस 1, और साथ में अपने पास ये आ जाएगा बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वेव नंबर भी निकाल लिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखूँ जे की, मैं पहले जे इक्वल टू 0 रखता हूँ, फिर जे इक्वल टू 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जे इक्वल टू 0 रखता हूँ स्टार्टिंग में, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 2b आएगी पहले अपने पास। फिर जे इक्वल टू 1 रखता हूँ तो अपने पास कितना आएगा, 4b आएगा। उसके बाद 6b और 8b, इस टाइप से अपने पास एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ये अपने पास 2b है, ये अपने पास 4b है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 6b आ जाएगा, फिर 8b आएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब रही बात ट्रांजिशन की, तो ट्रांजिशन हम कहाँ से कहाँ तक दिखा सकते हैं, ये पहली ट्रांजिशन, ये पहली कौन सी ट्रांजिशन है, 2b की ट्रांजिशन है। उसके बाद मैं 2b से यहाँ पे दिखाऊंगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा 4b। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 6b बोलेंगे, और इस टाइप से हम ट्रांजिशन करके दिखा सकते हैं, इसको हम 8b बोल देंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास रिजिड रोटेटर। अगर आप एग्जाम में इतना करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।